हेलो डॉक्टर्स। तो आज हमारा इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने समझा था कि इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, एंड हमने उसके साथ साथ पिगमेंट का एक्युमुलेशन समझा था। ओके, मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं आपको। हमने बताया था कि इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन क्या होता है। इंट्रासेलुलर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इंट्रा और सेलुलर। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड और सेलुलर मतलब होता है सेल, और एक्युमुलेशन माने होता है कि कलेक्ट होना या फिर इकट्ठा होना। तो यहां से आप क्या समझते हैं, इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन से आप क्या समझ रहे हैं कि ये आपकी अगर कोई सेल है तो सेल के अंदर क्या हो रहा है, चीजें एक्युमुलेट हो रही हैं, यानी सेल के अंदर सब्सटेंसेस जो हैं वो एक्युमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। अब इसका हमने आपको रीजन भी बताया था, तो इसका रीजन हो सकता है एक्सेसिव इनटेक। आप एक्सेसिव इनटेक कर रहे हैं, मान लीजिए आप आपकी किसी शादी में गए और शादी में जाके आपने ओवर ईटिंग कर ली, एक्सेस इनटेक कर लिया, तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट आपकी सेल पे भी पड़ेगा। वो न्यूट्रिएंट्स आपकी सेल के अंदर भी क्या हो जाएंगे, एक्सेस में हो जाएंगे। दूसरा हमने आपको रीजन बताया था कि आपकी सेल के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते रहते हैं। इस वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स। अगर इन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो ये वेस्ट है ये डिग्रेड नहीं हो पाएगा, और ये वेस्ट क्या होगा, कलेक्ट होता रहेगा। तो ये भी एक तरह का एक्यूमुलेशन है। तो एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या होता रहता है, एक्यूमुलेशन होता रहता है। तीसरा हमने बताया था कि आपकी सेल्स के अंदर क्या रहता होता है कि चीजों का फॉर्मेशन होता रहता है। मेटाबॉलिज्म, सेल क्या परफॉर्म करता है, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है, और मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने के टाइम पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट सेल के अंदर क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। अब ये सिंथेसाइज होकर सेल क्या करती है, इनकी पैकेजिंग करती है और इनको ट्रांसपोर्ट करती है जहां भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ये पैकेजिंग सिस्टम क्या होगा, डिफेक्टेड हो जाएगा, इंपेयर्ड हो जाएगा, तो ये चीजें ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगी और सेल के अंदर ही एक्यूमुलेट करती रहेंगी। तो ये भी पार्ट बनेगा किसका, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन का। तो ये तो हमने जाना था कि इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन क्या होता है और क्यों होता है। मैंने ये भी बताया था कि जो एक्यूमुलेट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जो सेल के अंदर कलेक्ट होती रहती हैं। तो सेल के अंदर लिपिड कलेक्ट होता रहता है, प्रोटीन्स कलेक्ट होती रहती हैं, ग्लाइकोजन कलेक्ट होता रहता है, कैल्शियम कलेक्ट होता रहता है। जब सेल के अंदर कैल्शियम कलेक्ट होता रहता है तो उसको हम पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और पिगमेंट्स भी कलेक्ट होते रहते हैं। पिगमेंट्स को मैंने बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। कैल्शियम का जो एक्यूमुलेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड से, ठीक है। कि जब लिपिड हमारी सेल्स के अंदर या बॉडी के अंदर क्या होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है। तो जो मेजर क्लासेस हैं लिपिड की जो हमारी सेल के अंदर एक्यूमुलेट करती रहती हैं वो है ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड फॉस्फोलिपिड। ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो सिंपल लिपिड में आता है, एंड ये जो कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड है ये कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड लिपिड में आते हैं। ओके, तो हमको जो इस लेक्चर में पढ़ना है वो है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल या फिर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स का एक्यूमुलेशन हमारी सेल में या फिर हमारी बॉडी में। तो हम ट्राइग्लिसराइड से स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्राइग्लिसराइड जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, उनके अंदर जाके क्या होती है, एबनॉर्मली एक्यूमुलेट होती रहती है, ठीक है। रिपीट अगेन, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो हमारी बॉडी की पैरेन्काइमल सेल्स में क्या होते रहते हैं, एबनॉर्मली एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्टियाटोसिस या फिर हम इसको बोलते हैं फैटी चेंज, ठीक है। तो ये पैरेन्काइमल सेल्स और भी ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, लाइक लिवर, लंग्स, ब्रेन एटसेट्रा। बट ये जो फैटी चेंज है ये मोर ऑफनली हमको देखने को मिलता है लिवर में, यानी लिवर में फैटी चेंज हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि लिवर जो है वो मेजर या फिर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसके लिए, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए। यानी फैट मेटाबॉलिज्म मेजरली कहाँ होता है, लिवर के अंदर होता है। इसलिए जो फैटी चेंजेस होते हैं या फिर ट्राइग्लिसराइड का जो डिपोजिशन होता है वो आपको फैट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सियाटोसिस या फिर फैटी चेंज। ओके, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लिवर में होता है, ये हार्ट में भी हो सकता है, किडनी में भी हो सकता है, या फिर मसल्स में भी हो सकता है, क्योंकि पैरेन्काइमल सेल्स इन जगहों पर भी पाई जाती हैं। तो पैरेन्काइमल सेल्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन होना एबनॉर्मली, इट इज कॉल्ड सियाटोसिस एंड फैटी चेंज, इट इज मोस्ट ऑफनली अकर इन लिवर। ओके, अगर हम बात करें कॉज ऑफ सियाटोसिस या फिर कॉज ऑफ फैटी चेंज, ये फैट क्यों जमा हो रहा है, तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। किसी भी टॉक्सिन की वजह से जमा हो सकता है, प्रोटीन के माल न्यूट्रिशन की वजह से जमा हो सकता है, ओबेसिटी, डायबिटीज, एनोक्सिया, ठीक है। किसी भी रीजन की वजह से सियाटोसिस हो सकता है, फैटी चेंजेस नजर आ सकते हैं। अगर हम बात करें स्पेशली लिवर के अंदर, तो लिवर के अंदर हमने ऐसा देखा गया है कि जो मेजर रीजन होता है वो अल्कोहल होती है। अल्कोहलिक पर्सन जो होते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उनके अंदर लिवर के अंदर फैटी चेंजेस बहुत ऑफनली अकर होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ शराब पीने से ही या फिर अल्कोहल कंजप्शन से ही लिवर के अंदर फैटी चेंजेस आते हैं। कुछ नॉन एल्कोहलिक फैटी चेंजेस भी हमको नजर आते हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज के जो पेशेंट होंगे उनके अंदर फैटी चेंजेस नजर आते हुए दिखेंगे लिवर के अंदर। तो हम ट्राइग्लिसराइड के एक्यूमुलेशन के बारे में बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के डिपोजिशन के बारे में।
तो कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर का जो यूज़ होता है वो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो सेल्स होती हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं इनको हमने वैक्यूल्स में एक्यूमुलेट होते हुए देखा है कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में। ऐसी ही एक पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है वो समझिएगा। मान लीजिए क्या है, आपकी कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल में भी क्या है, या तो लार्ज आर्टरी है या फिर ऑर्टा है। क्या है, या तो कोई लार्ज आर्टरी है या फिर ऑर्टा है। तो ये है कोई लार्ज आर्टरी या फिर और ऑर्टा। अच्छा, अब ये क्या होता है, इसकी इनर लाइनिंग होती है। क्या होती है, ये इसकी इनर लाइनिंग होती है। इसकी इनर लाइनिंग के नीचे, इसकी इनर लाइनिंग के नीचे बिनीथ द इनर लाइन क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स का डिपोजिशन हो जाता है। तो यहाँ पे इनकी इनर लाइनिंग के बीनीथ क्या होता है, एक प्लेक का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एक प्लेक का फॉर्मेशन होता है। और ये प्लेक किसका होता है, कोलेस्ट्रॉल का और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। यहाँ आप देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो आपकी लार्ज आर्टरी होती है या ऑर्टा होता है उनकी जो ये इनर लाइनिंग होती है, क्या होती है, इनर लाइनिंग होती है। इसके बीनीथ क्या होता है, एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। किसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के डिपोजिशन की वजह से। अब होता क्या है कि ये जो वॉल्स होती हैं आपकी ब्लड वेजल्स की, इनके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये सेल्स क्या होती हैं, या तो ये स्मूथ मसल की सेल्स होती हैं या फिर यहाँ पे क्या होती है, मैक्रोफेजेस होती हैं। क्या होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं। तो ये तो है स्मूथ मसल सेल्स, क्या है, स्मूथ मसल सेल्स, और ये क्या है, मैक्रोफेजेस। अभी ये स्मूथ मसल की सेल्स हैं और ये मैक्रोफेजेस हैं, ये क्या करती हैं, इस कोलेस्ट्रॉल एस्टर को या फिर कोलेस्ट्रॉल को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या कर लेती हैं, इन्हें अपने वैक्यूल्स में क्या कर लेती हैं, एक्यूमुलेट कर लेती हैं। मैंने क्या बताया कि जो ब्लड वेसल की जो वॉल्स हैं उनके अंदर क्या पाई जाती हैं, स्मूथ मसल सेल्स पाई जाती हैं और मैक्रोफेजेस पाई जाती हैं। वो इस कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर को जो कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक के फॉर्मेशन में था उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अपने लिपिड वैक्यूल्स में क्या कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं। तो जब ये इस कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं स्मूथ मसल सेल्स और मैक्रोफेजेस, तो ये सेल्स जो होती हैं वो फोमी लाइक अपीयरेंस देती हैं, इसलिए हम इनको फोम सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब एक बार एक्सेस में इनके अंदर डिपोजिशन हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर का, तो ये सेल्स क्या करेंगी, येलो कोलेस्ट्रॉल लेडन एंथेरोमास रिलीज कर देंगी। यानी कि जो स्मूथ मसल की सेल्स हैं या जो मैक्रोफेजेस हैं उनके अंदर से सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और वो सिक्रेशन क्या होगा, वो एक येलो कोलेस्ट्रॉल लेडन क्या होगा, एंथेरोमास होंगे, ठीक है। यानी एक तरह से आप ये समझिए कि येलो कलर का कोलेस्ट्रॉल लेडन सिक्रेशन स्टार्ट कर देती है सेल अपने अंदर से, ठीक है। और ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है इस डिसीज की, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे, दैट इज कोलेस्ट्रोलिसिस। कोलेस्ट्रोलिसिस क्या होता है वो समझिएगा। उससे पहले आप ये जानिए कि ज़ैंथोमास क्या होता है। देखो, अगर ये कोई मैक्रोफेज सेल है, क्या है ये, अगर कोई मैक्रोफेज है और ये इस मैक्रोफेज का क्या है, वैक्यूल है। क्या है, वैक्यूल है। अगर ये मैक्रोफेज अपने वैक्यूल के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कर लेगी, क्या डिपॉजिट कर लेगी, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कर लेगी, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ज़ैंथोमास। क्या बोलते हैं, ज़ैंथोमास, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद इन मैक्रोफेज, ओके। लेकिन अगर यही कंडीशन, अगर ये ज़ैंथोमास की कंडीशन अगर आपको कहां देखने को मिले, गॉल ब्लैडर के अंदर देखने को मिले, तो हम इसको बोलेंगे कोलेस्ट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रोलिसिस। तो कोलेस्ट्रोलिसिस क्या है कि अगर मैक्रोफेज अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन करनी है, अपने वैक्यूल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन करनी है, और वो भी कहां, इन द गॉल ब्लैडर के लेमिना प्रोप्रिया में, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रोलिसिस बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको ये येलो कलर के डॉट्स जो हैं, आप इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये येलो कलर के डॉट्स आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये फोमी मैक्रोफेजेस को शो करते हैं। फोमी मैक्रोफेजेस मतलब गॉल ब्लैडर में इस जगह पे जो मैक्रोफेजेस थी उन्होंने क्या कर लिया है, कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन कर लिया है अपने अंदर, कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर लिया है और उसको अपने अंदर लिपिड वैक्यूल की फॉर्म में क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है। और इसलिए आपको कैसा दिख रहा है, येलो येलो कलर के स्पॉट्स की फॉर्म में दिख रहा है। इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रोलिसिस ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, या फिर हम इसको स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, ये तो बात कर रही थी हमने कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के डिपोजिशन के बारे में। अगर मैं बात करूं कि फैट का जो डिपोजिशन होता है या फैट का जो एक्यूमुलेशन होता है वो किस ऑर्गन में सबसे ज्यादा जल्दी इफेक्ट होता है, किस ऑर्गन में सबसे जल्दी देखने को मिलता है, मोर ऑफन, तो जो आपका लिवर होता है वो फैट से सबसे जल्दी इफेक्ट होता है। रीजन भी मैंने बताया था, क्योंकि जो फैट मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ होता है, लिवर के अंदर होता है।
तो जाहिर सी बात है जहां इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा फैट का, वहीं इसके इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैट का डिपोजिशन यही होता है, आपको लिवर के अंदर भी, सॉरी लंग्स के अंदर, सॉरी हार्ट, दिस इज हार्ट, आपको हार्ट के अंदर भी क्या देखने को मिल जाता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन देखने को मिल जाता है। कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन आपको हार्ट के अंदर भी देखने को मिल जाता है। और जब हार्ट के अंदर फैट का डिपोजिशन होता है या फिर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है तो हम इसको टैगर्ड इफेक्ट या फिर टैबिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैगर्ड इफेक्ट या फिर टैबिकेट। ठीक है, जब आपके हार्ट के अंदर क्या हो जाता है, फैट का डिपोजिशन, हार्ट के अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है तो क्या बोलते हैं इसको, टैगर्ड इफेक्ट या फिर टैबिकेट। ठीक है, वो कंडीशन जिसके अंदर डिपोजिशन होता है हार्ट के अंदर लिपिड का, वो कौन कौन सी कंडीशन है, या तो सेल इंजरी के केस में, या फिर डिप्थेरियल मायोकार्डिटिस के केस में, या फिर ARVCM, एराथ्मोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी के केस में आपको देखने को मिलेगा हार्ट के अंदर फैट या फिर लिपिड का डिपोजिशन। अब हम बात करेंगे स्टेन्स ऑफ लिपिड। लिपिड को हम किस स्टेन की हेल्प से अप्रिशिएट कर सकते हैं? तो कई सारे स्टेन्स होते हैं। एक होता है रेड कलर स्टेन जिसको हम बोलते हैं ऑयल रेड ओ। क्या बोलते हैं? ऑयल रेड ओ। तो यहाँ आप रेड कलर के स्टेन को क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो जहां जहां आपको रेड कलर का स्टेन दिख रहा है इसका मतलब उस जगह पर क्या है, फैट प्रेजेंट है। ठीक है, एक हमारे पास ब्लैक कलर का स्टेन भी होता है जिसको हम बोलते हैं सूडान ब्लैक बी। क्या बोलते हैं? सूडान ब्लैक बी। तो यहाँ आप अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जहां भी आपको दिख रहा है वो सूडान ब्लैक बी स्टेन का हमने इस्तेमाल किया है किसको, लिपिड को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको ऑरेंज कलर का स्टेन भी देखने को मिलता है जिसको हम सूडान 4 बोलते हैं, और यहाँ आप अप्रिशिएट कर सकते हैं इस डायग्राम में। एक और स्टेन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लीजिए आपका कोई भी ऑर्गन है या फिर मान लीजिए आपका लिवर ही है और लिवर के अंदर क्या हो गया, फैटी डिपोजिशन हो गया है। तो अगर हम इसको किससे वॉश ऑफ करते हैं, अल्कोहल से वॉश ऑफ करते हैं, तो हम देखते हैं वॉश ऑफ करने के बाद क्या है, एम्प्टी स्पेसेस देखने को मिलता है। जब आप वो फैट को वॉश ऑफ कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, तो जिस जिस जगह से फैट गायब होगा ड्यू टू वॉशिंग, वहां वहां आपको एम्प्टी स्पेसेस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? एम्प्टी स्पेसेस देखने को मिलेंगे, जिनको हम कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट भी बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट बोल सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट है, ये वो एम्प्टी स्पेसेस है। ठीक है, जो वॉश ऑफ के बाद बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमने किससे अप्रिशिएट कर रहे थे, H&E स्टेन से। H फॉर हेमेटॉक्सिलिन एंड E फॉर इओजिन, जो नॉर्मली यूज होता है लाइट माइक्रोस्कोप की एग्जामिनेशन में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटीन एक्यूमुलेशन। अब प्रोटीन भी हमारी सेल्स के अंदर या बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होती है। अब जो प्रोटीन का जो एक्यूमुलेशन होता है वो कैसे होता है, या तो राउंड इजोनोफिलिक ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। राउंड इजोनोफिलिक मतलब पिंक कलर की ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी, या फिर वैक्यूल्स के अंदर इनका डिपोजिशन देखने को मिलता है, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ये एग्रीगेशन इनका देखने को मिलता है। किसका एग्रीगेशन? प्रोटीन्स का एग्रीगेशन देखने को मिलता है। ठीक है, आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब देखोगे प्रोटीन के डिपोजिशन को, तो या तो आपको ये एमोर्फस दिखेगा, यानी कि प्रोटीन का डिपोजिशन जब साइटोप्लाज्म के अंदर होगा तो या तो वो एमोर्फस फॉर्म में होगा। एमोर्फस फॉर्म मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है, या फिर फाइब्रल फॉर्म में भी हो सकता है, फाइबर्स दिखेंगे आपको, या क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हो सकता है, यानी क्रिस्टल बनते हुए दिखेंगे आपको प्रोटीन्स के। लेकिन कुछ डिसीज जैसे कि अमाइलोइडोसिस, जिसमें आपको क्या दिखेगा कि प्रोटीन का जो डिपोजिशन है वो आपको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में देखने को मिलेगा। यानी ये मान लीजिए सेल्स हैं और सेल्स के बीच में जो ये स्पेस होता है, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ भी आपको क्या देखने को मिल सकता है, प्रोटीन का एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है इन द डिसीज अमाइलोइडोसिस। ठीक है, अब हम बात करें व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिपोजिशन ऑफ द प्रोटीन एक्यूमुलेशन। अगर हम बात करें कि प्रोटीन एक्यूमुलेशन के पीछे के रीजंस क्या हैं, तो या तो मेटाबॉलिज्म, एक्सेस फॉर्मेशन हो रहा है प्रोटीन के सेल के अंदर। आपको पता है कि सेल के अंदर वेरियस काइंड ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है कि जीन होते हैं वो क्या बनाते हैं, mRNA बनाते हैं, और mRNA क्या बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं। तो मान लीजिए जीन क्या हो गए हैं, हाइपर फंक्शनल हो गए, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो या तो रीजन ये है कि मेटाबॉलिज्म हाई है, क्या है, मेटाबॉलिज्म हाई है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बन रही है। एक तो ये रीजन हो सकता है प्रोटीन के एक्यूमुलेशन का। दूसरा ये हो सकता है कि मिसफोल्डेड प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो प्रोटीन बनती हैं, बट प्रोटीन जो होती है इनकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है। इट में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। अगर ये अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर में होती हैं तभी ये क्या होती हैं, फंक्शनल होती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर अटेम्प्ट नहीं कर रही हैं, मान लीजिए अगर कोई टर्सरी प्रोटीन थी, तो अगर वो टर्सरी फॉर्म में नहीं है, किसी और फॉर्म में है, सेकेंडरी में है या प्राइमरी में है, तो वो नॉन फंक्शनल होगी। और नॉन फंक्शनल होगी तो क्या होगी, वो हमारी सेल्स के अंदर किसी यूज में नहीं होगी और वो जमा होती रहेगी, एक्यूमुलेट होती रहेगी। तो प्रोटीन एक्यूमुलेशन के रीजन क्या है, या तो उनको फॉर्मेशन एक्सेस अमाउंट में हो रहा है, ठीक है, या फिर वो प्रोटीन जो है वो कैसी है, नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल होने की वजह से वो काम तो कर नहीं पा रही है, ऊपर से उसमें क्या हो रही है, जमा होती जा रही है, कलेक्ट होती जा रही है। ठीक है,
अगर हम कुछ पैथोलॉजिकल केसेस देखें, जिन पैथोलॉजिकल केसेस में आपको प्रोटीन का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, उसमें से पहला है मैलोरी हाइलिन बॉडीज या फिर डेंक बॉडीज। ये उन लोगों में देखा जाता है जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, अल्कोहलिक लिवर डिसीज में ये देखने को मिलता है। और इस केस में जो प्रोटीन का डिपोजिशन होता है वो कौन सी होती है, साइटोक्रेटिन 8 एंड 18। ठीक है। नेक्स्ट पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें आपको प्रोटीन का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है दैट इज मल्टीपल माइलोमा। तो मल्टीपल माइलोमा को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। ट्यूमर ऑफ प्लाज्मा सेल्स, आपको जान पता है कि प्लाज्मा सेल्स का जो काम होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है। अब इन प्लाज्मा सेल्स में क्या हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है। ट्यूमर मतलब बहुत ज्यादा प्लाज्मा सेल्स बनेंगी, बहुत ज्यादा प्लाज्मा सेल्स बनेंगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनेंगी। अब देखो होता क्या है, एंटीबॉडी आपकी क्या होती है, एंटीबॉडी प्रोटीन सी तो होती है जो किसके रेस्पॉन्स में बनती है, एंटीजन के रेस्पॉन्स में बनती है। ठीक है, सॉरी, एंटीबॉडी जो होती है वो क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं जो किसके रेस्पेक्ट में बनती हैं, एंटीजन के रेस्पेक्ट में बनती हैं। ठीक है, एंटीजन के रेस्पेक्ट में बनती हैं। तो अगर मल्टीपल माइलोमा क्या है, इट इज ट्यूमर ऑफ प्लाज्मा सेल्स, ट्यूमर ऑफ प्लाज्मा सेल यानी कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। अब प्लाज्मा सेल्स का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। अब ट्यूमर हो रहा है उनके अंदर यानी प्लाज्मा सेल्स बहुत ज्यादा बन रही हैं, और जितनी ज्यादा प्लाज्मा सेल्स बनेंगी, जितनी ज्यादा प्लाज्मा सेल्स बनेंगी उतनी ज्यादा एंटीबॉडी बनेगी। और एंटीबॉडी क्या है, बेसिकली प्रोटीन्स, यानी उतनी ज्यादा क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है। अब इसके एंटीबॉडी फॉर्मेशन के भी दो तरीके होते हैं, देखो। तो इन मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है, और एंटीबॉडी क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं। अब इनके दो केसेस देखे गए। एक तो हमने ये देखा कि ये मान लीजिए कोई सेल है और ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, यानी ये सेल है और ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है किसका, एंटीबॉडीज का। तो अगर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कलेक्शन हो रहा है किसका, एंटीबॉडीज का प्लाज्मा सेल्स में, तो इन ये जो कलेक्शन है इसको हम बोलेंगे रसल बॉडीज। क्या बोलेंगे, रसल बॉडीज बोलेंगे। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि ये मान लीजिए ये सेल है और ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर एंटीबॉडीज का हमको कलेक्शन देखने को मिलता है, एंटीबॉडीज का कलेक्शन देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्यूचर बॉडीज। क्या बोलते हैं, ड्यूचर बॉडीज, ड्यूचर बॉडीज। अगर आपको इंट्रा न्यूक्लियर कलेक्शन दिख रहा है किसका, एंटीबॉडीज का, एंटीबॉडी कहां जमा हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर जमा हो रही है प्लाज्मा सेल्स में, तो हम किसको क्या बोलते हैं, ड्यूचर बॉडीज बोलते हैं। देखो ड्यूचर आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखो डी फॉर होता है डीएनए, और डीएनए कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसको आप किससे याद रखेंगे, ड्यूचर बॉडीज। डी फॉर डीएनए, डी फॉर ड्यूचर बॉडीज। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज क्रूक हेयरलिन चेंज। क्रूक हेयरलिन चेंज के बारे में बात करेंगे। तो हमने दो डिस्कस किए, मैलोरी हेयरलिन डिसीज एंड मल्टीपल माइलोमा। थर्ड केस इज क्रूक हेयरलिन चेंज। ये कहां देखने को मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में देखने को मिलता है। किस कंडीशन में, जब कुशिंग डिसीज हो जाती है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड में कुशिंग डिसीज देखने को मिलती है तो आपको क्या दिखता है, वहां पे डिपोजिशन देखने को मिलता है साइटोक्रेटिन प्रोटीन का, उसको हम बोलते हैं क्रूक हेयरलिन चेंज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन। एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन वैसे आपको पता है कि हर सेल में स्टोर होता है यूजुअली, क्योंकि ये किसकी तरह काम करता है, रिजर्वर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो होता है ये एक्चुअली हमारी सेल्स में, साइटोप्लाज्म में यूजुअली स्टोर होता है, क्योंकि ये एक एनर्जी रिजर्वर की तरह काम करता है। जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है हम ग्लाइकोजन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज में, और इस ग्लूकोज को हम एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, एटीपी जनरेट करने के लिए। लेकिन कभी कभी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन देखा जाता है कि एक रिक्वायर अमाउंट से ज्यादा ग्लाइकोजन का क्या हो रहा है, सेल के अंदर स्टोर हो रहा है। तो या तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है इसमें क्या आ गया है, कोई एरर आ चुका है। क्या आ चुका है, कोई एरर आ चुका है, या तो इसलिए आपको एक्सेसिव अमाउंट में ग्लाइकोजन देखने को मिल रहा है सेल के अंदर, या फिर आपको कोई ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज हुई है जो कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर डायबिटीज मेलाइटिस के केस में आपको ग्लाइकोजन का स्टोरेज एक्सेस में देखने को मिल सकता है, स्पेशली इन द केस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि किडनी रिलेटेड डायबिटीज के केस में। उसमें क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन होता है वो आपकी पीसीटी ऑफ किडनी में जाके क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है। पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो अगर आपकी पीसीटी में, अगर आपकी जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन जो होती है उसकी पीसीटी में ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो रहा है, तो इट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी, और इसको हम बोलते हैं अर्बानी, तो क्या बोलते हैं हम, अर्मानी एब्स्टेन लीजन। ठीक है, कब बोलते हैं, जब आपका जो ग्लाइकोजन है
वो आपकी किडनी की पीसीटी में जाके जमा हो जाता है, तब इसको हम बोलते हैं अरमानी एब्स्टीन लीजन। अगर हम बात करें किस स्टेन की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि ग्लाइकोजन का डिपोजिशन हो रहा है कि नहीं, दैट इज पास पर आयोडिक एसिडिक सिफ, जो क्या देता है ग्लाइकोजन को क्या देता है, पिंक कलर देता है। तो ये हमने समझा था एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। एक टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।